नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैम हिंदी का कैसा पेपर आएगा, थोड़ा उसके लिए हमें एक अभ्यास सेट बना के दे दीजिए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज अपना ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अभ्यास सेट में हमने, जैसे कि आपकी परीक्षा में भी 20 नंबर पूछे जाएंगे और इसी 20 नंबर के आधार पर मैंने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ से कुछ हेल्प मिल पाएगी और आप लोग यहाँ से ज़रूर कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने आंसर भी लगाने शुरू करिए, क्योंकि आपको इससे अपना एनालिसिस करने का मौका मिल जाएगा कि आपको कितना आता है। तो मुझे लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके 20 में से कितने नंबर आए। ठीक है, तो चलिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे और साथ ही साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मूक का विलोम क्या है। तो सबसे पहले देखो कैसे आपको वो पता लगाना है, क्योंकि देखो ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और सेम ऑप्शन होंगे, अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी, कटुभाषी। तो जैसे ऐसे में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको मूक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। तो मूक का मतलब कम बोलने वाला, है ना, जो बिल्कुल कम बोलता है। तो उसके लिए एक शब्द होगा वाचाल। वाचाल का मतलब होता है अधिक बोलने वाला। ठीक है, तो देखो मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप जब भी पढ़ते हो तो एक दृष्टिकोण लेकर के मत चलिए, मल्टीपल तरीके से सोचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे शब्द आपको हर जगह मिलेंगे। तो देखो, जो व्यक्ति कम बोलता है उसे मूक कहेंगे और अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल। तो क्या हुआ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आपको पता चले और आपको यहाँ पे विलोम भी पता चला। ठीक, तो इस तरह से सोचेंगे तो डेफिनेटली स्मार्ट स्टडी आपकी होगी और आप अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। ठीक, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करते रहिए। चलिए, सेकंड हमारा प्रश्न है, नूतन का विलोम है। तो नूतन का मतलब होता है नया। ठीक, अब आपको बताना है कि नया का क्या हो सकता है। भाई नया का क्या होगा, पुरातन होगा, क्योंकि मिलता जुलता हमें ढूंढना है ना। ऐसा नहीं कि हम अब प्राचीन नहीं कर सकते हैं ना, तो क्योंकि यहाँ पर आपको सीधे सीधे नूतन का पुरातन यानी कि पुराना। ठीक है, चलिए इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा तरुण का विलोम है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तरुण का मतलब क्या होता है। तो तरुण का मतलब होता है युवा। ठीक, जवान या युवा। और उसका विलोम क्या हो जाएगा, भाई तरुण का बालक तो नहीं होगा, अबला भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, वृद्ध। ठीक, युवा का वृद्ध। तो तीसरे का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चौथा है हमारा, ह्रस्व का विलोम है। तो ह्रस्व स्वर व्यंजन वाला टॉपिक जब पढ़ा था तो उसमें बताया था हमने। ठीक है, तो ह्रस्व का मतलब छोटा और दीर्घ इसका विलोम हो जाएगा यानी कि बड़ा। ठीक, चलिए इसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न है, संपन्न का विलोम है। तो संपन्न का विलोम क्या हो जाएगा, विपन्न। संपन्न का मतलब जो जिसके पास सारी सुख संपत्ति है उसे संपन्न कहेंगे, है ना। और विपन्न मतलब जिसके पास इन चीज़ों का अभाव है तो उसे कहेंगे विपन्न। ठीक, चलिए इसके बाद है, उपेक्षा का विलोम है। तो उपेक्षा यानी कि किसी पर व्यंग्य करना। ठीक है, किसी का परिहास करना, किसी की खिल्ली उड़ाना कह सकते हैं हम, उपेक्षा करना, है ना। और उसका विलोम क्या हो जाएगा, अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब क्या होता है, मतलब ठीक उसका विपरीत हो जाएगा, है ना। अपेक्षा करना, उसकी प्रशंसा करना, इस तरह से आप ध्यान रखना, है ना। चलिए इसके बाद सातवां हमारा प्रश्न है, आवृत का विलोम है। तो आवृत का मतलब होता है ढका हुआ। ठीक, और उसका विलोम क्या हो जाएगा, अनादृत, आवरण, अनावृत, अनासक्त। तो क्या होगा, अनावृत हो जाएगा। अन इसमें क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया आपका, अनावृत यानी कि खुला। ठीक, तो आप साथ ही साथ अपने आंसर भी लगाते रहिए और मुझे ज़रूर बताना कि आपके 20 में से कितने नंबर सही हुए हैं। ठीक, चलिए इसके बाद है, उपचय का विलोम है। तो उपचय का विलोम क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर लगाइए, अपचय हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नौवां हमारा प्रश्न है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्पृहा का मतलब क्या होता है। तो स्पृहा का मतलब होता है इच्छा या चाह।
ठीक है। तो जिसे किसी चीज़ की इच्छा ना हो या चाह ना हो तो उसके लिए क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो उसे कहेंगे निस्पृह, ठीक है। तो ये तो हमारा तत्सम शब्द हो गया निस्पृह, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है। और अगर तद्भव की बात करें तो निस्पृह हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हो तो आपको इसका आंसर क्या लगाना है? सी लगाना है, ठीक है। अगर ऐसे आपके पास कंडीशन हो, क्योंकि देखो अगर ऐसे प्रश्न बनते हैं और अगर दो ऑप्शन जहाँ पर सही रहते हैं तो वहाँ पे आयोग में जो लोग मतलब पेपर बनाते हैं उनकी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपको आंसर पता है, आप बी भी लगाते हैं सी भी लगाते हैं, तो दोनों स्थिति में आपका आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका या तो बोनस मार्क्स जो है मार्क्स मिलेंगे सबको, ठीक है। लेकिन कोशिश करिएगा कि अगर जहाँ पर तत्सम दिया हुआ है और एक तद्भव दिया हुआ है, तो तत्सम मतलब संस्कृत, तो आप तो हिंदी पढ़ रहे हो ना, तो आप कोशिश करिए कि आप हिंदी का चयन करो, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका निष्प्रह हो जाएगा, ठीक। चलिए 10वां प्रश्न है हमारा, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो देखो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो तो उसे क्या कहेंगे हम? अब देखो प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। तो देखिए 3 ऑप्शन तो बिल्कुल आपके पास कैसे हैं? एकदम सेम टू सेम है। कितना अंतर है? केवल 100 का अंतर है। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पर पता चली कि वर्तनी के दृष्टिकोण से भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अप्रत्याशित शब्द कैसे लिखा जाता है। तो 100 कौन सा होगा यहाँ पे, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अप्रत्याशित में ये वाला 100 होता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तालव्य 100 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, एक मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके लिए पूछा जा रहा है, तो जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। और अप्रत्याशित की शुद्ध वर्तनी कैसे होती है? इस तरह से लिखी जाती है। तो 2 प्रश्न आपके यहाँ से सॉल्व हो गए, ठीक है। मतलब अब अप्रत्याशित आपसे कैसे भी पूछ लिया जाए, आप इसको कभी गलत नहीं कर सकते अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 11वां प्रश्न है हमारा, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो व्यक्ति झगड़ा लगाता है, जयचंद, शकुनी, विभीषण या नारद। हालांकि ये सभी पात्र जो हैं झगड़े के लिए ही प्रसिद्ध हैं, ठीक है। लेकिन देखो विभीषण को तो कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए, इस तरह से आपने सुना होगा मुहावरा। तो उसके लिए मतलब घर का भेद इन्होंने क्या किया था? बाहर बता दिया था। तो विभीषण उसके लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक। तो जयचंदों ने भी भारत को काफ़ी मतलब जयचंद ने भी काफ़ी वो किया था, मतलब भारत के इतिहास में इनका नाम झगड़ा लगाने के लिए ही प्रसिद्ध है। शकुनी मामा को आपने सुना ही होगा, पांडव कौरवों का जो युद्ध है उसका कारण यही थे। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, यानी कि कई लोग होते हैं ना, यहाँ की मतलब यहाँ की बातें वहाँ और वहाँ की बातें वहाँ, तो इस तरह से वो लोग क्या करते हैं, बिल्कुल गोल गोल घुमाते रहते हैं और आपस में लोगों को झगड़ा लगाने का काम करते हैं। तो इस तरह के व्यक्तियों को कहते हैं नारद, ठीक है। आपने देखा होगा नारद मुनि का काम ही यही होता था कि एक देवता से बातें सुनी तो वहाँ से दूसरे के पास, दूसरे से सुनी तीसरे के पास। राक्षस सब जगह ये मिले रहते थे, चाहे राक्षसों से चाहे देवताओं से, है ना। तो सबके मन में ये क्या करते थे? बीज बोने का काम करते थे, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं नारद, ठीक। चलिए इसके बाद है महल के भीतर का भाग। तो को किस शब्द के रूप किस शब्द में जानते हैं? तो महल का भीतर का जो भाग है, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसे कहते हैं अंतःपुर। कई लोग सोच रहे होंगे गर्भगृह, तो देखो गर्भगृह मंदिर के भीतर जो भाग होता है ना, उसे कहते हैं गर्भगृह, ठीक है। जहाँ पर माफ़ कीजिए, जहाँ पर भगवान की मेन जो मूर्ति होती है वहाँ पे, जहाँ पे मेन पूजा अर्चना होती है, उसे कहते हैं गर्भगृह, ठीक है।
और भीतरी तल तो उसे नहीं कहेंगे, रनिवास कहते हैं जहाँ पर रानियों का निवास होता है। देखो पुराने ज़माने में जब राजा महाराजाओं का टाइम था तो वहाँ पर जो मतलब रानियाँ जो होती थी ना, वो विशेष पर्दे में रहती थी और उनके लिए एक विशेष मतलब महल के भीतर ही एक विशेष कक्ष बनाया जाता था। जैसे बड़ी बड़ी सभाएं जब होती थी तो वो अपनी एक अलग से एक कक्ष में होती थी जहाँ से वो अपनी सभाओं में भी मतलब बराबर देखती रहती थी, ये शामिल रहती थी, ठीक है, हालांकि पर्दे में रहती थी। तो ऐसे स्थान के लिए कहा जाता है जहाँ पर रानियों का विशेष रूप से रानियों के लिए निवास हो तो उसे रनिवास कहते हैं, ठीक है। और महल के अंतर का भाग या भीतरी भाग उसे कहते हैं अंतःपुर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब भी आप प्रैक्टिस सेट करो या अपने एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो पहले तो आप प्रश्न को ध्यान से 2 से 3 बार पढ़िए कि पूछा क्या जा रहा है ना। कई बार हम नहीं भी दिया रहता है या तद्भव को तत्सम इस तरह से पढ़ने में, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम क्वेश्चन को पढ़ने में ही गड़बड़ कर देते हैं, है ना। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि आपको पढ़ना नहीं आता, ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ने में गलती हो जाती है वहाँ पे, है ना। तो देखो तद्भव है, तो तद्भव कौन सा है, आपको एक शब्द यहाँ पर तद्भव है, बाकी 3 तत्सम है। तो देखो जल का तद्भव हो जाएगा पानी, ठीक है। तो जल संस्कृत में हम क्योंकि जल को जल कहते हैं तो जल का पानी हो जाएगा, ठीक है। नग्न भी क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है, नग्न का नंगा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद 3 है और भ्रमर है। तो मैंने आपको बताया था जब हम तत्सम तद्भव पढ़ रहे थे, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में आपने देखा भी होगा, मैंने कहा था रॉ के जो रूप होते हैं ना, चाहे वो पदेन रूप है, पदेन रूप मतलब इस तरह से, है ना, या रेफ रूप है ऊपर से जो लगता है, तो रॉ के रूप हमेशा किस में पाए जाते हैं, तत्सम शब्दों में। जहाँ पर मैंने पहचान के लिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं तत्सम तद्भव शब्दों के ऊपर, तो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि पहचान से मैंने बताया है कि कौन से शब्द तत्सम होते हैं, कौन से तद्भव होते हैं, उनकी ट्रिक मैंने बताई है पहचान करने की। तो रॉ के जो रूप होते हैं वो तत्सम में होते हैं, मैक्सिमम हम कह सकते हैं। तो इससे आप पहचान कर सकते हो कि ये जो भ्रमर शब्द है ये भी क्या है, तत्सम शब्द है। भ्रमर का तद्भव क्या हो जाएगा, भंवरा, ठीक है, भंवरा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही शब्द है, 3 शब्द क्या है, तद्भव है, और इसका तृतीय आपने सुना होगा, तृतीय हो गया या त्रि भी कहीं पे आता है, त्रि, ठीक है। तो इस तरह से आपको सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। नंबर 14वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्पूर का तद्भव रूप है। अब इसका मतलब कर्पूर जो शब्द है ये क्या है, तत्सम है। तो देखो यहाँ पर भी पहचान कैसे करनी है, रॉ का जो रेफ रूप है, पौ के ऊपर आप जो रॉ की इस तरह की जो मात्रा देख रहे हैं ना, तो ये भी क्या होती है, तत्सम में पाई जाती है, ठीक है। तो कर्पूर का क्या हो जाएगा, कर्पूर का तद्भव जो हो जाएगा वो हो जाएगा कपूर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई रॉ इस तरह से नहीं लगा है, यानी कि पदेन रेफ रूप यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तत्सम क्या है, मतलब तत्सम क्लिष्ट शब्द है, संस्कृत के शब्द हैं, क्लिष्ट हैं, कठिन हैं, तो उसको हमने हिंदी में अपनाया तो है, लेकिन कैसे अपनाया है, सरलीकरण करके उसको अपनाया, उसका थोड़ा सा रूप परिवर्तित करा और उसको सरलता से ताकि हर कोई उसको बोल सके। तो अगर हम कर्पूर कह रहे हैं, कर्पूर, तो थोड़ा सा हमें क्या लगाना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन जब हम कपूर कह रहे हैं तो इजीली हम उसको बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आपका 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है, तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, यानी कि जो 3 जोड़ियाँ हैं वो तत्सम शब्दों की जोड़ियाँ हैं, एक उसमें नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो देखो कर्म और विद्या, तो यहाँ पर देखिए ये तो तत्सम शब्द हैं, दोनों ही तत्सम शब्द हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, सही है ये। फिर इसके बाद है दधी भात, तो दधी तो लग रहा है लेकिन भात पर थोड़ा डाउट है, आगे भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है मत्स्य मृग, तो देखो यहाँ पर री हमने बताया था कि री का प्रयोग जो है वो कहाँ होता है, तत्सम शब्दों में होता है। तो मृग भी है, मत्स्य भी है, तो ये भी हमें लग रहा है कि ये तत्सम शब्दों की जोड़ी है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, अक्ष, तरह, ग्यूं, स्र, तो ये चारों जो संयुक्त व्यंजन होते हैं इनका भी मैक्सिमम प्रयोग कहाँ है,
तत्सम शब्दों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जोड़ी भी सही है। इसका मतलब हमारे पास क्या है, जो बी ऑप्शन है उसमें जो दधी शब्द है, दधी मतलब दही। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है, तत्सम शब्द है, लेकिन इसके साथ जो भात शब्द है ये तद्भव शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, 16वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संकर शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे भी जा रहे हैं संकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द क्या होते हैं मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। और संकर शब्द मतलब दो भाषाओं के जो शब्द होते हैं उनसे मिलके जो शब्द बनते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। तो देखिए, सैलरी, सैलरी क्या है यहाँ पे, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जेल खाना, तीर्थ और उजाला, तो तीर्थ तो क्या है, तत्सम शब्द है, उजाला तद्भव शब्द है। यहाँ पर एक ही शब्द है जो संकर शब्द है, जेल खाना। तो देखिए, जेल जो शब्द है इसको भी आप ध्यान रखना। ठीक है, क्या पता आपके पास पूछ लिया जाए। तो जो जेल शब्द है इसमें जो जेल है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, और जो खाना है वो फारसी का है। ठीक है, तो खाना शब्द फारसी का है, जेल क्या है, अंग्रेजी का है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना आपको। चलिए, इसके बाद है 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो सैलरी, कुली, दर्शन, कमरा। तो देखिए, सैलरी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, कुली भी विदेशज शब्द है, कमरा भी विदेशज भाषा का शब्द है। ठीक है, दर्शन जो शब्द है ये तत्सम यानी कि संस्कृत भाषा का शब्द है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सैलरी तो मैंने बता दिया, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, सीधे सीधे नाम से ही पता लग रहा है। कुली और कमरा किस भाषा के शब्द हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ऐसे मतलब ऐसे ज़रूर लिखना जिस तरह से मैं आपको लिख रही हूँ, कुली और उसके आगे लिखना ये वाली भाषा, और कमरा और ये भाषा, तो इससे स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा। ठीक, तो ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों का जो पढ़ने का तरीका है या आप लोग जो है सही डायरेक्शन में जा रहे हो, कितनी आपकी तैयारी हुई है, मुझे इससे पता लगेगा। ठीक, चलिए 18वां हमारा प्रश्न है आज का, निम्न में से कौन सा शब्द संकर शब्द है। फिर वही शब्द आ गया, फिर वही प्रश्न आ गया, दुकान, डाकघर, अमीर या जादू। तो दुकान तो नहीं है, अमीर भी नहीं है, जादू भी नहीं है। यहाँ पर बी ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, डाक घर, ये क्या है, संकर शब्द है। और डाक किस भाषा का शब्द है, डाक है आपका अंग्रेजी का। ठीक है, और घर क्या है, घर हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक, तो अंग्रेजी और हिंदी भाषा के शब्द से मिलकर बना है डाक घर, संकर शब्द। ठीक, चलिए 19वां प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा शब्द अरबी भाषा का है। अब आपको बताना है अरबी भाषा का शब्द कौन सा है, अनार, वकील, सरोज या भाषा। तो देखिए, यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वकील, वही अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, चलिए, और यदि आपको पता है अनार, सरोज और भाषा ये किस भाषा के शब्द हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ठीक, चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा शब्द संस्कृत भाषा का है। तो बताइए, फ़कीर, जालिम, संयम या हैजा। तो देखिए, यहाँ पर एक ही शब्द है जो संस्कृत भाषा का है, संयम। ठीक, संयम शब्द जो है वो किस भाषा का है, संस्कृत भाषा का है, यानी कि तत्सम शब्द है। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न जो आपने देखे, और मुझे उम्मीद है कि आपके 20 में से 18 प्लस में तो आए ही होंगे। और फिर भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। क्योंकि देखो, 18 प्रश्न मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें जो प्रश्न लिए हैं ना वो सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, और इसीलिए मैंने यहाँ पर इसलिए कहा आपको कि 18 प्लस में, अगर आप जिसने भी मेरे वो वीडियोस देखे होंगे तो उन्होंने ज़रूर 18 क्या, मैं तो कह रही हूँ 20 सही हुए होंगे। लेकिन फिर भी 18 प्लस में अगर आपके आते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। फिर भी जिनके नहीं भी आए हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप लोग हमारे वीडियोस देख सकते हो। और मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाए हैं, बाहर मैं कहीं नहीं गई हूँ, बस सिलेबस के टॉपिक मैंने उठाए हैं और उनको ही पढ़ाया है। तो आप ज़रूर पढ़िए, शेयर करते रहिए, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी आपका डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।